हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्पिरेंट ऑनलाइन हब पर। जैसा कि आज 24 मार्च है और आज हिंदी का पेपर आप सभी लोगों का यूपी बोर्ड का हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं और मुझे आशा है कि आप सभी लोगों ने हिंदी का पेपर अच्छे से दिया होगा। तो आज हम हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जैसा कि आप सबने हिंदी का पेपर आज दिया ही है, तो ठीक प्रकार से ही दिया होगा, सभी बच्चों ने अच्छी मेहनत करके ही दिया होगा हिंदी का पेपर। तो हिंदी का पेपर है मेरे पास, ये जिसका कोड है 801 AB, आप ये देख सकते हैं। तो आज इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहला जो हिंदी के पेपर का जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला, इसमें जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें पहला ऑप्शन था प्रेमचंद एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध है। गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक डॉक्टर धर्मवीर भारती हैं। ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं और ममता रामचंद्र शुक्ल का एक प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। तो इसमें जो 4 ऑप्शन में पहला ऑप्शन है वो सही ही है, सेकंड वाला गुनाहों का देवता उपन्यास डॉक्टर धर्मवीर भारती का है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड ऑप्शन लगाया होगा। दूसरे क्वेश्चन, और इसमें दूसरे क्वेश्चन से पहले एक चीज और है कि ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं, तो ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर नहीं है। ममता के जो लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। खैर, ये तो हमसे पूछा नहीं था कि ममता के लेखक कौन है, लेकिन फिर भी ये थर्ड ऑप्शन में जो दिया था ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, वो मैंने आपको बता दिया। ममता के लेखक जो है वो रामधारी सिंह दिनकर नहीं है, जयशंकर प्रसाद है। दूसरा क्वेश्चन था कि निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक के लेखक का नाम लिखिए। तो भाई हमें 4 कृति दी गई हैं, जिसमें से पहली कृति है हमारी सेवा सदन। ये मैं लिख देता हूं, सेवा सदन। सेवा सदन के जो लेखक है वो है प्रेमचंद। अगर जिसने भी ये वाला सेवा सदन लिखा होगा तो इसके जो लेखक है वो प्रेमचंद है। सेकंड वाली जो कृति थी हमारी वो है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त, इसके लेखक जो है वो जयशंकर प्रसाद है। थर्ड जो हमारी कृति है वो है बर्फ की गुड़िया। बर्फ की गुड़िया के जो लेखक है वो जयप्रकाश भारती है। जिसने ये लिखा होगा उसका जयप्रकाश भारती ठीक है। और जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है अतीत के चलचित्र, इसके जो लेखक है वो है महादेवी वर्मा। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों ने इनमें से हमसे एक के पूछे थे, तो आप लोगों ने किन्हीं 4 में से एक के किए होंगे। आप देख सकते हैं आपका कौन सा वाला आंसर ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आता है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये मैं रख कर देता हूँ, शायद आप लोगों ने सबने देख ही लिया होगा। थर्ड जो क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा कलम का सिपाही के किस साहित्यकार का जीवन परिचय है। तो जो कलम का साहित्य है वो साहित्यकार, जो कलम का सिपाही है वो लिखा गया है ये अमृत राय द्वारा लिखा गया। ये अमृत राय के द्वारा लिखा गया है कलम का सिपाही। किसी एक एकांकी का नाम लिखिए। तो किसी एक एकांकी का अगर आपको नाम लिखना है तो एक एकांकी यहाँ पर हो सकती है। ये गा था पहले वाले का। अब खा है, किसी एक एकांकी का नाम लिखिए। तो एकांकी का नाम है परीक्षा गुरु। ये आप लोगों ने कुछ भी लिखा होगा, अपनी इच्छा है, मतलब ये तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि कौन कौन सी एकांकी हो सकती है, लेकिन आप लोगों ने जो लिखा होगा वो एक बार चेक कर लीजिएगा। और मेरी तरफ से ये 2 एकांकी के नाम मैंने लिख दिए, लेकिन यहाँ पर एक का पूछा था। तो जिसको ये याद होगा वो ये लिख के आया होगा, जिसको ये याद होगा वो लिख के आया होगा, लेकिन एकांकी बहुत है। तो आप लोगों ने जो भी लिखी होगी एक बार उसे चेक कर लीजिएगा, क्या पता वो एकांकी है या एकांकी नहीं है। जो इसका डा है ऑप्शन, उसमें पूछा है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है। तो आवारा मसीहा के रचनाकार है विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर। जो इसका ये पूछा गया है हमसे दूसरे क्वेश्चन का
इसमें हमसे पूछा है छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो छायावाद की जो दो प्रमुख विशेषताएं हैं वो मैं लिख देता हूँ। छायावाद की बहुत सारी प्रमुख विशेषताएं हैं, आपने जो लिखी होगी वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर दो विशेषताएं आपको, 2 या 3 विशेषताएं मैं लिख के बता देता हूँ। एक है व्यक्तिवाद की प्रधानता, एक विशेषता इसकी व्यक्तिवाद की प्रधानता है। दूसरी इसकी विशेषता प्रकृति चित्रण है। और इसकी जो थर्ड विशेषता है वो रहस्यवाद है। ये इनकी विशेषता है छायावाद की। 2 विशेषताएं हमें लिखनी थी, 3 मैंने लिख दी हैं। आपने जो लिखी होंगी वो आपकी अपनी इच्छा से लिखी होंगी, तो उसमें भी गलत नहीं होंगी, ठीक होंगी। फिर भी एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि कौन सी आपकी सही है। अब इसका अगला क्वेश्चन है रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताएं या रीतिकाल के 2 प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। तो रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषता, रीतिकाल की जो सबसे प्रमुख विशेषता मानी जाती है वो मानी जाती है श्रृंगारिकता। रीतिकाल की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वो है श्रृंगारिकता। ये प्रमुख विशेषताओं में से एक मानी जाती है। फिर है दूसरी है इसकी ब्रज भाषा की प्रधानता। ये भी इसकी 2 प्रमुख विशेषताओं में से ये दोनों प्रमुख विशेषताएं हैं रीतिकाल की। आप लोगों ने जो लिखी होंगी वो भी ठीक होंगी, एक बार चेक जरूर कीजिएगा। किसी एक प्रगतिवादी कवि का नाम लिखिए। तो एक प्रगतिवादी कवि जो सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं प्रगतिवादी कवि वो है नागार्जुन। नागार्जुन को प्रगतिवादी कवि माना गया है। अब यहाँ से ये ऑप्शन, ये हमारे जो क्वेश्चन है, जो 1 लाइनर क्वेश्चन जिन्हें बोला जाता है, ये समाप्त हो चुके हैं। अब आती है हमारी पैराग्राफ। पैराग्राफ दिया गया है कि निम्नांकित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर 2 गद्यांश हमें दिए गए हैं। पहला गद्यांश सीधे दिया गया है हमारा, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। और जो दूसरा गद्यांश है वो है, पहले पहाड़ काटकर उसे खोखला कर दिया गया, फिर उसमें सुंदर भवन बना लिए गए जहां कंपों की हमारी मूर्तें बेहस उठी। तो मैं आशा करता हूं आप लोगों ने इन दोनों में से शायद पहला वाला ही किया होगा, क्योंकि यही छोटा भी है और अच्छा भी, सुंदर भी है, तो इसलिए आप लोगों ने पहला ही किया होगा अधिकतर ने। लेकिन जिसने दोनों किए हैं, मैं दोनों का एक बार आपको संदर्भ बता देता हूं। बाकी इसमें आप लोगों ने जैसे भी ये ठीक प्रकार से किया ही होगा। तो उपयुक्त गद्यांश जो पहला वाला है, कुसंग की का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये जो है 10th क्लास की किताब हिंदी के गद्य से लिया गया है, जो कि चैप्टर का नाम है मित्रता। और इसके जो लेखक हैं वो रामधारी सिंह दिनकर है, यानी कि ये लिया गया है मित्रता से। और इसके जो लेखक हैं वो लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो ये आपका 1 नंबर का सवाल था, फ्री का क्वेश्चन नंबर होते हैं ये, रामधारी सिंह दिनकर। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने सबने यही लिखा होगा। अब गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो व्याख्या अगर यहाँ करने बैठूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा बता देता हूँ कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। तो कुसंग कहते हैं बुरी संगति को। तो बुरी संगति का जो ज्वर यानी कि जो बुखार होता है, जब से बुरी संगति में जाते हैं, या बुरी संगति के दोस्त मिल सकते हैं, या बुरी संगति के ऐसे कुछ हमारे मित्रगण हो सकते हैं, या पब्लिक में कुछ लोग हो सकते हैं जो अगर हम उनके संपर्क में जाते हैं तो जैसा उनके ऊपर असर होता है वो सेम असर हमारे ऊपर धीरे धीरे आ जाता है। तो यह केवल नीति और सद्बुद्धि का ही विनाश नहीं करता, ये आपकी सद्बुद्धि बुद्धि का ही विनाश नहीं करता, बल्कि नीति, आपने जो नीति बना रखी है भविष्य में जाने के लिए, उसका भी ये नाश कर देता है और बुद्धि का बिल्कुल आपको क्षय कर देगा। क्या करेगा वो? कुसंग का ज्वर, यानी कि बुरी संगति। तो फिर तीसरा जो क्वेश्चन था इसमें था, उपयुक्त गद्यांश में युवा पुरुष की संगति के संबंध में लेखक ने क्या बताया? तो लेखक ने हमें यही बताया है कि किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी, तो अगर युवा पुरुष के संपर्क में जब भी कोई, अगर उसकी संगति बुरी है और अगर आप भी उसकी संगति में पढ़ते हैं, तो उसमें बताया गया लेखक ने कि युवा संगति के जो, अगर उसके संबंध कोई रखता है जिसकी संगति बुरी होगी, तो उसकी संगति भी बुरी हो जाएगी।
अब जो दूसरा वाला पैराग्राफ है ये जिसने किया होगा, तो ये जो दूसरा वाला पैराग्राफ है ये आपका लिया गया है, अब ये हिंदी खंड गद्य से लिया गया है, अजंता चैप्टर से, और इसके जो वो हैं लेखक हैं वो डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने इसके भी क्वेश्चन आके आंसर ठीक प्रकार से दिए होंगे, जो कि पैराग्राफ से थे वो आपने छाट करके दे दिए होंगे। फिर बात आती है फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए तथा काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। तो भाई इसमें दो पैराग्राफ दिए हुए हैं हमें, काव्य के पैराग्राफ है, वो गद्य के थे, ये काव्य के हैं। सुनी सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करी नैन दे सैन, तिन्हें समझाऊं कछु। तो ये जो पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ ये कहाँ से लिया गया है? तो ये पैराग्राफ लिया गया है हिंदी के काव्य से, और हिंदी के काव्य के किस चैप्टर से लिया गया है? तो ये लिया गया है वन पथ पर। किस चैप्टर से लिया गया है? वन पथ पर। तो ये आपने बिल्कुल ठीक लिखा होगा। इसके जो कवि हैं वो हैं तुलसीदास। तो ये भी आपने ठीक प्रकार से लिख के, इसकी व्याख्या भी बड़े ठीक प्रकार से की होगी। अगर मैं इसका थोड़ा सा प्रसंग बताऊं आपको, तो ये जो प्रसंग है ये श्री राम के लिए और सीता जी के लिए प्रसंग है, कि जब भाई गांव की स्त्रियां जो हैं वो सीता जी से पूछती, श्री राम के बारे में पूछती हैं, तो सीता जी श्री राम का मतलब वर्णन करती हैं थोड़ा बहुत, कि तो तुलसीदास जी वहां पर कहते हैं कि सीता जी ने किस प्रकार वर्णन यहाँ पर उनका किया है, कि जब गांव की स्त्री सीता जी से श्री राम के बारे में जानना चाहती हैं, तब सीता जी उनके सुंदर और मधुर वाणी को सुनकर अच्छी तरह से ये समझ जाती हैं कि ये गांव की स्त्रियां क्या जानने के लिए बोल रही हैं। ये था पहला पैराग्राफ, जो कि जिसने भी किया होगा तो उसके जो ये जो पार्ट था काव्य का वो वन पथ पर था, और इसके रचयिता जो थे यानी कि कवि जो थे वो तुलसीदास थे। दूसरा पैराग्राफ इसमें ये दिया गया है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्म बलि पर निर्भर हो, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न छावर, देश प्रेम वह पूर्ण क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास में जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो भाई ये पैराग्राफ जिसने किया होगा, ये पैराग्राफ काव्य से ही लिया गया है, और ये पैराग्राफ जो है वो स्वदेश प्रेम एक चैप्टर है उससे लिया गया है, और इसके जो कवि हैं वो हैं राम नरेश त्रिपाठी। तो ये उम्मीद है कि आप लोगों ने यही इसके संदर्भ में लिखा होगा और इसकी व्याख्या भी ठीक प्रकार से की होगी। जो फिफ्थ क्वेश्चन आता है, फिफ्थ क्वेश्चन ये कहता है कि भैया अब ये बताइए कि एक लेखक का जीवन परिचय लिख दो। तो यहाँ पर हमें गद्य में भी 3 लेखक दिए गए हैं और काव्य में भी 3 लेखक ही दिए गए हैं। तीनों में से हमें 2 के जीवन परिचय लिखने थे। तो आप सबने शायद अधिकतर ने तो जयशंकर प्रसाद का ही लिखा होगा, और इधर सूरदास का लिखा होगा या बिहारी का लिखा होगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में कहावत है कि सूर कबीर बिहारी, और जिन पर बोर्ड परीक्षा हारी, तो ये बोर्ड परीक्षा में सूर कबीर बिहारी आपको जरूर मिलते हैं। तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद और सूरदास, इनके जीवन परिचय आप लोगों ने लिखे होंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लिखा होगा, 3 दे रखे हैं हमें गद्य में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद। ऐसे ही इसमें काव्य में भी हमें 3 दे रखे हैं, सूरदास, बिहारी और महर्षि शरण गुप्त। तो शायद आप लोगों ने जो भी लिखे होंगे ठीक प्रकार से उनके उत्तरों को लिखा होगा और एक सुंदर लेख में लिखा होगा। ये 3 नंबर के क्वेश्चन थे, 6 नंबर के क्वेश्चन थे टोटल। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भैया निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो संस्कृत जो कि एक टफ सब्जेक्ट है अपने आप में ही, टफ भी नहीं कह सकते, लेकिन संस्कृत अधिकतर बच्चों को समझ में कम आती है। उसका कारण ये है कि हमारे जो वातावरण में है वो संस्कृत का ज्यादा यूज नहीं है, इसलिए जो है संस्कृत को हम ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते। लेकिन संस्कृत सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो है वो संस्कृत है। तो इसमें कहा गया है कि एषा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषा च केंद्र स्थलम अस्ति। अब ये पैराग्राफ इन्होंने संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करवाया।
तो आप ये देखिए कि संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करने के लिए सबसे पहले तो हमें संदर्भ लिखना होगा। संदर्भ में हमें अब यहाँ पर किसी लेखक का नाम तो लिखना नहीं था, सिर्फ हमें चैप्टर का नाम लिखना था, ये किस चैप्टर से लिया गया है। तो ये आप लोगों को पता होगा कि किस चैप्टर से लिया गया है। वैसे मैंने अगर देखा है तो ये जो लिया गया है ये वाराणसी चैप्टर से लिया गया है। इसका जो चैप्टर का नाम है वो वाराणसी है, क्योंकि इसमें वाराणसी की ही बात की गई है। संस्कृत का जो सबसे प्रमुख केंद्र माना गया है वो वाराणसी, मतलब शुरू से ही जो हमारे चलते आ रहे हैं सदी, कोई सी भी सदी आप देख लीजिए, जो संस्कृत का प्रमुख केंद्र माना गया है वो वाराणसी ही माना गया है। तो मैं थोड़ा बहुत अनुवाद आपको बता देता हूँ कि एषा नगरी भारतीय संस्कृत भाषायां भाषाच केंद्र स्थलम अस्ति, कि ये भारतीय संस्कृत भाषा का ऐसा केंद्र है। अब ऐसा केंद्र कौन है? तो भैया वो कौन सा केंद्र है? वाराणसी। इत एवं संस्कृत बाणमस्यम संस्कृतश्च आलोक सर्वत्र प्रस्तत्र, यहाँ पर सभी कुछ संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। मुगल राज दाराशिकोह अत्रागत्य भारतीय दर्शन शास्त्रम अध्ययनम अकरोत्। अब इतना बड़ा केंद्र है कि जो मुगल राज में एक दाराशिकोह था, ये भी यहाँ पर संस्कृत में अध्ययन करने के लिए शास्त्रों का आया था। तो इस प्रकार से आप लोगों ने ठीक प्रकार से इसका संस्कृत से हिंदी में अनुवाद किया होगा, है ना। अच्छा, इसमें भी दो थे कि भैया एक तो था ये कि जिसको आपको संस्कृत में अनुवाद करना था, एक अथवा में दिया गया है। अथवा यानी कि दो में से एक करना होता है। उसमें था बंधनम मरण बापी जयो बापी पराजय उपयत्र समो वीर वीर भवो ही वीरता। ये श्लोक दिया गया। इस श्लोक का हमें हिंदी में अनुवाद करना था और संस्कृत इसकी ये बताना था कि इसका संदर्भ क्या है। तो संदर्भ मैं बता देता हूँ। इसका संदर्भ जो है, संदर्भ में सिर्फ चैप्टर का नाम लिखना है और चैप्टर का नाम है वीर वीरेण पूज्यते, यानी कि वीर ही वीर की पूजा करता है। तो यहाँ पर इसका थोड़ा सा अगर मैं प्रसंग की बात करूं तो ये सिकंदर और एक पुरुराज हैं, उनके बीच का जो संवाद है, उनके बीच का आपको यहाँ पर संवाद के रूप में जय और पराजय की बात करते हुए दो लाइन का एक छोटा सा श्लोक दिया गया है, जिसका आपको संस्कृत में से हिंदी में अनुवाद करना था। और मैं उम्मीद करता हूँ कि यही अगर आप लोग करके आए होंगे तो एक एग्जाम में भी बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि सब लोगों को पता होता है कि इसका करना आसान है, लेकिन इसका करना कठिन होता है थोड़ा। तो मैं बता देता हूँ इसका क्या होगा। बंधनम मरणम बापी जयो बापी पराजय, कि भाई बंधन हो अथवा मरण हो, जय हो अथवा पराजय हो। उपयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। बंधन हो अथवा मरण हो, जय हो या पराजय हो, इन दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है और वीर ही वीर के भाव को समझता भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने ये बिल्कुल ठीक प्रकार से किया होगा। अच्छा, 7वां क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट है। एक पार्ट ये देख लीजिए कि अपनी पाठ्य पुस्तक का कोई भी श्लोक जो आपको याद होगा वो आप ये लिख आए होंगे, और इस पुस्तक पर मतलब पेपर में ना हो, तो पेपर में सिर्फ एक ही श्लोक था और ये श्लोक अधिकतर किसी को याद भी नहीं होगा। तो आप लोग ऐसा श्लोक लिख के आए होंगे जो सबको याद होगा। एक श्लोक तो ऐसा ही है, वो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया आपकी पाठ्य पुस्तक में है। अगला जो क्वेश्चन है खा प्रश्न 7 का, वो ये है कि किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो ये संस्कृत में आप उत्तर लिख के आए होंगे कि वाराणसी कस्या भाषाया केंद्रम अस्ति। तो सबको पता है और पैराग्राफ में भी दिया है कि वाराणसी किस भाषा का केंद्र स्थल है। तो वाराणसी कस्य भाषा, किस भाषा का? भैया संस्कृत भाषा का। सिंपल आंसर हो गया इसका कि वाराणसी संस्कृत भाषा का केंद्रम अस्ति। सिंपल आंसर। अगला है चंद्रशेखर काशी चंद्रशेखर का हमारे कौन थे? चंद्रशेखर कौन थे? भाई चंद्रशेखर एक क्रांतिकारी भी थे। तो यहाँ सिंपल लिखना था चंद्रशेखर एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी युवक आसीत, है ना। तो दो कर लेते हैं हमें, तो दो शायद आप लोग कर आए होंगे, ये दोनों ही करके आए होंगे, सरल थे। अगला है, अब आती है ग्रामर की बात, जिसपे ठोस नंबर आपको मिलते हैं। अगला है करुण रस और हास्य रस की परिभाषा। अब भाई करुण रस और हास्य रस की क्या परिभाषा है? तो ये तो भाई 1 साल से 2 साल से यही रटते आ रहे हो
करुण रस और हास्य रस की परिभाषा। तो करुण रस की जो परिभाषा है वो क्या है कि जब किसी, मैं लिख देता हूँ, लिखने में थोड़ा देर लग भी जाएगी लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, कोई बात नहीं, कि जब किसी, ये करुण रस की परिभाषा है, शायद आप लोग अगर ना लिख के आए हो, हास्य की लिखी हो, अधिकतर ना हास्य की लिखी होगी, कि जब किसी व्यक्ति की मनचाही वस्तु का नष्ट हो जाना और ना मिलना, तब उससे उत्पन्न होने वाला दुख या शोक से जो उत्पत्ति होती है वहां करुण रस होता है। तो ये परिभाषा आप सब लोग लिख के मेरे हिसाब से आए होंगे, ठीक प्रकार से लिख के आए होंगे। अब अगला बात है हास्य रस। तो भाई हास्य रस की परिभाषा बहुत सिंपल है। हास्य रस में कि किसी व्यक्ति वस्तु को देखकर या किसी व्यक्ति वस्तु के ऐसे भाव को देखकर जो मन में आनंद की भावना पैदा होती है, वहां हास्य रस होता है। ये भी आप सब लोग लिख के आए होंगे। अब उदाहरण है, उदाहरण आप लोगों को याद होंगे, उदाहरण मुझे कम याद है तो उदाहरण आप लोगों को याद होंगे। अगला आता है उपमा अलंकार अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा लिखिए भाई। उपमा अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार किसी एक अलंकार की आपको परिभाषा दे दूंगी। तो आप लोग उपमा अलंकार की अगर परिभाषा दे के आए हैं तो उपमा अलंकार की परिभाषा ये है कि जहां किन्हीं दो वस्तुओं की तुलना हो जाए आपस में, यानी कि कंपेयर की जाए, उनके कंपेयर भी किससे हो, गुण से हो, किसी ऐसी स्वरूप से हो, स्वरूप के आधार पर उनकी तुलना हो। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसका एग्जाम्पल है हरिपद कोमल कमल से, यानी कि तुलना। देखो हरि, हरि किसकी बात की गई है यहाँ पर, भगवान की। तो भगवान के पद, पद माने पैर, तो भगवान के जो पैरों की तुलना की गई है यहाँ पर किससे की गई है, कमल से। कि जो भैया हरि के, यानी कि जो हमारे भगवान है, उनके जो पैर हैं वो बड़े कोमल हैं, बड़े नाजुक हैं। हरि के पद जो हैं बड़े कोमल हैं, किसके समान है, कमल के, कमल के पुष्प के समान है। तो यहाँ पर तुलना हो गई है ना, कि जहां पर तुलना हो जाए किसी वस्तु की किसी दूसरी वस्तु के साथ, वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उपमा अलंकार। ठीक, ये आप लोग लिख के आए होंगे। उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा में क्या होता है कि जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। और उत्प्रेक्षा अलंकार का सबसे सरल और सबसे सटीक बात यह है, यहाँ पर मनु मनु जानो ये वाली बातें आपको दिख जाती हैं। इसका एक एग्जाम्पल भी है कि इसका एग्जाम्पल है सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात और मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ये इसका एग्जाम्पल था जो आप लोग लिख के आए होंगे। अगला क्वेश्चन है सोढ़ा तथा रोला की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। भैया सोढ़ा और रोला रट रट के गए होगे, तगड़े से करके आए होगे। सोढ़ा जो कि कैसा छंद है, ये कैसा छंद है, ये छंद है अर्धसम मात्रिक छंद। तो इसको आप लोग ठीक से लिख के आए होगे। जिसके पहले और
तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। सोटा ठीक से प्रकार से करके आए होगा, क्योंकि रोला एक सममात्रिक छंद है और सोटा एक अर्ध सममात्रिक छंद है। रोला जो है उसमें 24 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देकर आप लोग ठीक प्रकार से मात्राएं लगाकर आए होंगे। अच्छे क्वेश्चन है और नंबर भी आपको सॉलिड मिलेंगे अगर आप ठीक प्रकार से करके आए हो। अगला क्वेश्चन आता है नंबर क्वेश्चन। उपसर्ग, दुनिया की सबसे सरल चीज। अगर 10th क्लास की बात की जाए तो वैसे तो भाई अच्छे लेवल है उपसर्ग के भी, लेकिन अगर 10th क्लास की बात की जाए तो भैया अनुपसर्ग है पहला। अब अनु से हमें बनाने हैं तीन शब्द, 6 शब्द हैं जिसमें से 3 उठाने हैं, 3 करने हैं और उनके एक एक शब्द लिखना है। तो अनु से अगर हम बनाना चाहें तो अनु से अनुसार बन सकता है ना, और अनुपस्थित बन सकता है, 2 शब्द बन सकते हैं। अनु के बाद परि आता है, परि से भी 2 शब्द बन सकते हैं, परिवार, परिवार के बाद परिहार। अभी से अगला था अभी, अभिमान, अभिसार, अभिजात। तो ये शब्द आपको तो एक बनाना था। जो अब से बनाया होगा भैया उसके बनेंगे अपमान, और सु से जिसने बनाया होगा उसका सुयोग बना होगा। ये जो भी बना होगा वो बात अलग है, आप लोगों के अलग होंगे, मेरे अलग हो सकते हैं। सुव्यवस्था, ये शब्द बन सकते हैं सु से। अधि, क्योंकि ये एग्जैक्ट शब्द उस समय कम याद आते हैं, तो इसलिए कोई भी आपने शब्द बनाया हो लेकिन उसमें अगर अनु का प्रयोग किया है या परि का प्रयोग किया है या अभि का किया है तो वो ठीक माना जाएगा। इससे अधिकार बन सकता है और अधिनियम बन सकता है। तो ये शब्द आप लोगों ने बनाए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। ये नहीं बनाए होंगे, कुछ और बनाया होगा अनु से, लेकिन बनाए होंगे उपसर्ग से शब्द। अब बात करते हैं प्रत्यय। अगला क्वेश्चन आता है प्रत्यय का। अब देखो प्रत्यय है जी, पहला प्रत्यय है पन। तो पन में आप लोगों ने शायद अपनापन, ये सब ने अधिकतर ने लिखा होगा। एक यही याद आता है, जब कुछ याद नहीं आता तो अपने ही याद आते हैं, अपनापन। फिर आता है बचपन, और ये भी सबने अधिकतर ने लिखा होगा। आई, ये तो सबने लिखा होगा। चारपाई नहीं लिखा होगा तो ये तो सबने लिखा होगा। मिठाई, और ये भी ना लिखा होगा तो सबने ये तो लिखा ही होगा भैया, लिखाई, है ना, ये सबने लिखा होगा। बट की बात करें तो लिखावट, अगर ये बनाए हैं आप लोगों ने बट से तो लिखावट और सजावट, ये पक्के से लिखे होंगे, यही 2 याद रहे होंगे उस समय। हट, आहट, ये भी याद रहा होगा शायद। हट के बाद ता, तो सुंदरता एक सबसे सरल शब्द है जो कि ता प्रत्यय से बन जाता है ना। तो ग्रामर समाप्ति की ओर है, पेपर भी समाप्ति की ओर है, थोड़ा ही बचा है। अगला आता है समास विग्रह। तो समास विग्रह में पहला समास विग्रह जो था वो पहला समास विग्रह था हमारा पाप पुण्य। तो देखो पाप पुण्य, अब ये तो सबने एक ही बनाया होगा क्योंकि भैया और कुछ बनेगा ही नहीं। पाप और पुण्य, है ना, यही बनाया है और समास यही लिखा है, द्वंद्व समास। अगला है हमारा नवरत्न। तो नवरत्न, नव का मतलब होता है 9, रत्न, रत्न हो सकते हैं सोने चांदी जो भी जड़े हुए हो सकते हैं, मतलब 9 रत्न कह देते हैं, 9 रत्न। तो जहां पर किसकी बात हो गई संख्या, तो वहां कौन सा समास, द्विगु समास। अगला आ गया तिरंगा। अब बात आ गई 3 रंग वाला, इसमें 3 रंग हैं, 3 रंग वाला। तो 3 रंग वाला कौन सा समास हो गया, द्विगु समास। अगला है जलवायु। देखो जलवायु, ये बहुत कम लोगों ने किया होगा, जल और वायु।
जहां पर समास है द्वंद्व समास। हमें कितने करने थे? हमें करने थे 2। यही ऊपर के 2 या ये वाले 2 जो से भी जिसने भी ये लिखे हैं बिल्कुल ठीक है, एक एक नंबर पक्का। अगला है तत्सम लिखने हैं भैया। तद्भव दिए गए हैं, तत्सम देखो कैसे लिखे होंगे, है ना। तत्सम पहला है हमारा तद्भव कपूत। अब इसका जो तत्सम बना वो बना कुपुत्र। दूसरा हमारा है कुआ। कुएं का जो तत्सम, ये तद्भव है, इसका जो तत्सम बनेगा वो बनेगा कूप। कुएं के बाद जीर्ण। जीर्ण, इसका जो तद्भव तत्सम बनेगा वो जीर्ण बनेगा। अगला है दूध। ये तो सबको ही पता होगा, दूध का तत्सम दुग्ध। दूध के बाद चरण। चरण के बनेगा चरण। ये तत्सम बना के आए होंगे तो पक्के से आप लोगों को नंबर मिलेंगे। अगला है किन्हीं 2 के पर्यायवाची लिखिए। किन्हीं 2 के 2 पर्यायवाची लिखने। अभी देखो पहला है अग्नि। तो अग्नि के तो अधिकतर पर्यायवाची लिख के आए होंगे। अग्नि को पावक कहते हैं, अग्नि को आग कहते हैं, अग्नि को हुताशन कहते हैं। 3 है, 2 लिखने थे हमें। अग्नि को दहन भी कह देते हैं। आम, अब सीजन भी आ गया तो ठीक प्रकार से लिख के आए होंगे। आम्र, पिक बंधु, रसाल, ठीक प्रकार से आप लोग लिख के आए होंगे। किनारा, ये बहुत कम लिख के आए होंगे। तट, सीमा, और एक और है इसका कगार। अगला आता है पक्षी। पक्षी का खग लिखा होगा, है ना, द्विज लिखा होगा। ये सब इनके पर्यायवाची हैं। 2 करने थे, ये 2 या ये 2 या ये 2 या ये 2, कोई से भी 2 कर लेते और उनके 2 ही लाकर लिखने थे। तो ये आप लोग ठीक प्रकार से करके आए होंगे। किसी को उतारना है नहीं, इसलिए भैया पेपर हो रहा है खाली सॉल्यूशन। तो पेपर का चल रहा है सॉल्यूशन, तो इसलिए उतारने की जरूरत है ही नहीं। अगला है संधि विच्छेद। संधि विच्छेद क्या है भाई? पहला संधि विच्छेद है प्रत्येक। संधि विच्छेद करना और संधि का नाम भी लिखना है। तो प्रति प्लस एक, जो कि दुनिया की सबसे सरल संधि है। प्रति प्लस एक, और जहां पे मैंने जहां बताया भी है, क्लास में ही बताया है कि जहां पर आधा का आ जाए वहां कौन सा होता है? यण संधि, यानी कि जहां आधे की बात हो वहीं यण होगी। अगला है पित्राज्ञा। देखो त्रा भी है, आधा ही माना जाता है। तो पितृ प्लस आज्ञा, इसका संधि विच्छेद ये हो गया। और यहाँ भी कौन सी संधि है? यण संधि। यद्यपि, अच्छा ये जो धा है ये भी आधा ही माना जाता है। तो यदि प्लस अपि, ये भी आप लोग करके आए होंगे। तो यहाँ भी यण संधि है। और शायद ये इसमें हाई स्कूल में है ही एक संधि यण, प्रति प्लस उत्तरम। तो इसलिए यहाँ भी कौन सी संधि है? यण संधि। तो ये भी ठीक प्रकार से कर दिया होगा आप लोगों ने। अच्छा अगला जो सवाल है वो है कि भाई धातु रूप लिखने हैं कि कौन सी धातु का कौन सा रूप है ना। उन्होंने हमसे पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन रूप लिखिए। तो षष्ठी विभक्ति का बहुवचन देखो मधु का, षष्ठी विभक्ति का जो बहुवचन है मधु का वो है मधुनाम। देखो अब इन दोनों में से एक करना था, मधु या नदी में से एक करना था हमें। इसका भी क्या हो जाएगा? मधु या नदी का में से नदी नाम। अब इन दोनों में से एक करना था। अच्छा दूसरे वाला क्या है? फल और मति। तो इन दोनों में से भी एक करना, तो फल का हो जाएगा फला नाम और भाई मति का हो जाएगा मति नाम। तो ये आप लोग ठीक प्रकार से करके आएंगे, है ना। अगली बात आती है अब, यदि ये गए हमें एक की धातु लकार तथा पुरुष तथा वचन लिखिए। तो यहाँ पर मैंने 2 के लिखे हैं, एक लिखा है पट्टम का और अधिकतर यही करके आए होंगे, एक लिखा है अपट्टम का।
आपठम का, सॉरी पठतम नहीं है, आपठम है। तो मैंने ये 2 लिखे हैं। तो भाई इन्होंने सबसे पहले पूछा है हमें धातु, तो पठतम की जो धातु है वो धातु है पट, और इसकी भी जो धातु है वो है पट, दोनों पट धातु के रूप में। ये जो है इसका जो लकार है, इसका लकार है लोट लकार, और इसका जो लकार है वो है लंग लकार। अब पुरुष की बात करें तो इसके जो पुरुष है वो है मध्यम पुरुष, और ये है उत्तम पुरुष। और अगर वचन की बात करें तो भाई ये है द्विवचन और ये है एक वचन। ये भी आप लोग करके आए होंगे। अब मैंने 2 लिखे हैं यहाँ पर, बाकी हमें तो एक के लिखने थे 4 में से, बाकी असहत है और हसामी है, शायद ये कम करके आए होंगे, और इसके मैंने 2 लिख दिए, अपठतम और आपठम। अगला है 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना था, जो कि सबसे सरल वाक्य है, सभी सुखी हों। और यही बात दुनिया भी कहती है और ये हम भी कहते हैं, सभी सुखी हों। और ये तो हमारे पुराणों में भी बात है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी सुखी हो। अगला था इसमें एक है बालिकाएं खेल रही हैं, तो बालिकाएं खेल रही हैं इसका बना होगा बालिकाएं क्रीडन्ति, ये भी सरल था। हमें 2 के बनाने थे। एक है इसमें वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो भाई वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, ये भी बना के आ सकते थे। एक है हमारा भारत हमारा देश है, तो अस्माकं देश भारतम अस्ति, ये भारत हमारा देश है। ये भी संस्कृत के 2 बनाने थे, जो कि मैंने 4 बना दिए हैं। अब बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास निबंध। अब जो निबंध ठीक प्रकार से लिख के आया होगा उसको नंबर मिलेंगे 5, और जिसने बहुत सुंदर राइटिंग में लिखा होगा उसी को मिलेंगे 6 सिर्फ। जिसने भी जिस पे भी लिखा है 5 टॉपिक में से एक पर लिखा, तो जो आप निबंध लिख के आए होगा, अभी हाथों में लिख के दिखा नहीं सकता, तो निबंध आप लोग ठीक प्रकार से करके आए होंगे। अगली बात करते हैं हम, भाई ये है अपने पठित खंड काव्य। वैसे तो जो आपने खंड काव्य पढ़ रखे हैं, यानी कि हमारे यहाँ जो खंड काव्य पढ़ा जाता है रामपुर डिस्ट्रिक्ट में, वो पढ़ा जाता है ज्योति जवाहर। तो ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर उनके नायक नायिका का चित्रण कीजिए। और इसका दूसरा क्वेश्चन है ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु संक्षेप में अपने शब्दों में लिखिए। तो एक करना था 2 में से, तो आप जो भी क्वेश्चन करके आए होंगे तो ज्योति जवाहर में से करके आए होंगे, ठीक है। तो ये था हमारे हिंदी पेपर का एनालिसिस, जो कि हमने इसका सॉल्यूशन दिया है आप लोगों को। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर आप लोग कर ही देना भाई, थोड़ा बहुत हमारा भी ख्याल रख के। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आती है चैनल की, सब्सक्राइब, इसको तो भैया बिना करे तो जाना ही मत, क्योंकि शायद ये पहली वीडियो होगी जो आपके हम लोग आप लोगों को दे रहे हैं, तो थोड़ा हमारा भी ख्याल रखना। बाकी हम लोग अब परसों से या कल से ही डेली मिलेंगे। अब मैं आप लोगों की मैथ की प्रैक्टिस कराऊंगा डेली। मैथ की प्रैक्टिस ऐसे करेंगे हम, मैं कुछ क्वेश्चन लेके आऊंगा जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, और फिर आप लोग अपने हिसाब से उसको ठीक प्रकार से करके देखिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ सभी को शुभकामनाएं आने वाले पेपरों के लिए। जय हिंद, जय भारत।